गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं क्लास 10th का रियल नंबर के बारे में बताने जा रहा हूँ। रियल नंबर के बारे में आप लोग क्लास 9 और उससे पहले भी पढ़े होंगे कि रियल नंबर है क्या। तो बाय डिफाइन हम लोग रियल नंबर के बारे में जानते होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। यानी रेशनल और इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम रियल नंबर कहते हैं, या कह सकते हैं रियल नंबर का दो पार्ट होता है, रेशनल एंड इरेशनल। इसके अलावा भी बहुत सारा डिफाइन है, बट मेन डिफाइन इसका यही है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। दैट मीन्स रियल नंबर का दो पार्ट हो गया हमारा, एक हो गया रेशनल और दूसरा पार्ट हो गया इरेशनल। अब जब हम रेशनल नंबर में आते हैं तो रेशनल नंबर का डिफाइन भी आप लोग पढ़े होइएगा कि रेशनल नंबर का डिफाइन क्या है। द नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0 are called rational number. A number is in the form of p by q where p and q are integer and q not equal to 0 are called rational number. तो उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। बाय डिफाइन रेशनल नंबर में ये भी होता है कि रेशनल नंबर जब हम लिखते हैं p by q के फॉर्म में, तो p और q का जो HCF होता है HCF 1 होना चाहिए। तो हम रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एक रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कहलाता है जब वो p by q के टर्म में तो है हो ही, p और q इंटीजर तो है हो ही, q 0 के बराबर नहीं हो, एज वेल एज हमारा p और q का जो HCF हो वह 1 हो। यानी p और q किसी भी दूसरे नंबर से कटना नहीं चाहिए अदर देन 1 से तो कटेगा ही, 1 को छोड़कर किसी अन्य नंबर से उस कटना नहीं चाहिए। तब जाकर क्या कहलाता है, रेशनल नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाता है। अब क्लास 10th में रियल नंबर के बारे में आगे बताया गया है। रेशनल नंबर के बारे में क्लास 9 में भी डिस्कस किया गया है, क्लास 9 में तुम लोग पढ़े होंगे। यहां फर्स्ट आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम, या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम नहीं, मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स का फंडामेंटल थ्योरम है क्या। सबसे फर्स्ट तो फंडामेंटल थ्योरम है एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर और एक्सप्रेस्ड एज ए प्राइम फैक्टराइजेशन वेयर इट इज यूनिक। यानी हम किसी भी इंटीजर को प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में इंडिकेट कर सकते हैं जो कि यूनिक होता है। यह फंडामेंटल थ्योरम है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। फंडामेंटल थ्योरम का मीन्स ही हो गया यह प्री प्रूफ है। कोई भी है, जस्ट लाइक हम ले लिए 8, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यूनिक है। क्यों यूनिक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 से ओनली हम 8 को इंडिकेट करते हैं।
8 को छोड़कर कोई अन्य नंबर 2 इंटू 2 इंटू 2 से इंडिकेट नहीं हो सकता है। यह इसका फंडामेंटल थ्योरम है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वह आता है डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लीमा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है यूक्लिड डिवीजन लीमा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। यहाँ एक टर्म आया है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, तो एक टर्म इसमें है लीमा और एक टर्म होता है एल्गोरिथम। एक टर्म इसमें दिया गया है लीमा और एक टर्म होता है एल्गोरिथम। तो लीमा जो हो गया यह स्टेटमेंट हो गया। लीमा एक स्टेटमेंट कहलाता है जिसको प्रूफ किया जा सकता है। ओनली यह क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। तो हम कह सकते हैं लीमा प्री प्रूफ स्टेटमेंट होता है। यह ओनली स्टेटमेंट इसमें लिखा जाता है जो वेल वेरीफाइड रहता है। और एल्गोरिथम एक प्रोसेस हो गया, ए वेल डिफाइंड प्रोसेस थ्रू व्हिच, या कह सकते हैं ए वेल डिफाइंड प्रोसेस या स्टेप वाइज प्रोसेस थ्रू व्हिच वी सॉल्व ए क्वेश्चन। हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व जिस प्रोसेस से करते हैं, स्टेप वाइज प्रोसेस से, वह स्टेप वाइज प्रोसेस एल्गोरिथम कहलाता है। और एल्गोरिथम जिस स्टेटमेंट को फॉलो करता है वह स्टेटमेंट लीमा कहलाता है। तो हमको आ रहा है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा जनरली हम लोग क्लास 4-5 में भी पढ़े होंगे कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये यूक्लिड्स डिवीजन लीमा है, पढ़ना हमको यही चीज है। बट एक कह सकते हैं कि प्री प्रूफ स्टेटमेंट के थ्रू पढ़ना है, स्टेप वाइज प्रोसेस के थ्रू उसको करना है। जैसे हम बचपन में सॉल्व किया करते थे उस ढंग से नहीं करना है, बट उसको स्टेप वाइज लिखना है। जैसे यूक्लिड्स डिवीजन तो हम लोग पढ़े होंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी को यहाँ इस टर्म में लिखा जाता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां a से इंडिकेट किया जाता है डिविडेंड को, b से इंडिकेट किया जाता है डिवाइजर को, q से क्वोशिएंट को और r से रिमाइंडर को। इसमें एक चीज का हमको ध्यान रखना है कि जब लिखा जाता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, देन r मस्ट बी, तो r का वैल्यू क्या होता है, तो r का वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन b होगा। दैट मीन्स r का वैल्यू जो होगा यह 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन b। कहने का मतलब कि जब किसी नंबर से हम डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर जो आता है उस नंबर से कम आता है। यानी अगर किसी भी नंबर में हम 4 से डिवाइड देंगे तो ऑटोमेटिक 4 से डिवाइड देंगे, या तो पूरा पूरा कट जाएगा यानी रिमाइंडर 0, अदरवाइज 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। 4 से डिवाइड देने पे रिमाइंडर 4 कभी नहीं आएगा, यानी रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा रहेगा। और इस केस में हम कह सकते हैं रिमाइंडर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लीमा है। अब इसके थ्रू यूक्लिड डिवीजन लीमा का यूज करके हमको एचसीएफ निकालना है। अब यह एचसीएफ कैसे निकलता है इसके बारे में हम बता रहे हैं क्वेश्चन देकर। जैसे हमारा क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576 बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। तो इसका पहले हम रफ में एचसीएफ निकालते हैं। जैसे हम लोग
डिवीजन मेथड से बचपन में निकालते हैं। 4052 से हम डिवाइड दे रहे हैं 12576 3 टाइम में 420 9 टाइम में लगेगा 420 नेक्स्ट इसका हम फिर से इधर कर रहे हैं। वन टाइम इसको हम चेक कर लेते हैं। 3 2 जा 6 5 3 जा 15 4 3 जा 12 6 9 टाइम 0 9 2 जा 18 1 9 4 जा 31 7 2 ठीक। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फाइनली एचसीएफ आ रहा है कितना, आ रहा है 4। अब यह सारा जो हमारा प्रोसेस है इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू बताना है या हमको लिखना है क्लास 10th में। इसके लिए हम क्या करते हैं, एट फर्स्ट सब जगह उसी फॉर्मूला पर बैठेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे ही बैठेंगे और यह प्रोसेस तब तक चलते जाएगा जब तक कि आर हमारा 0 नहीं हो जाए। तो एट फर्स्ट हम फर्स्ट स्टेप आते हैं, तो ये डिविडेंड हो गया, तो डिविडेंड इक्वल टू लिखेंगे हम डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट 12576 इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420 लिख देंगे हियर 420 not equal to 0, then process will continue। नेक्स्ट टर्म अब आएगा। अब नेक्स्ट टर्म हम यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है, तो जो हमारा डिवाइजर था वो नेक्स्ट में जाकर क्या बन रहा है, डिविडेंड बन रहा है। तो यहाँ भी जो बी है वह बी नेक्स्ट में जाकर ए बन जाएगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ये बी है, यह यहाँ जाकर अब क्या बनेगा ए। फिर डिविडेंड बराबर क्या आ जाएगा, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी 420 इंटू 9 प्लस 272। फिर हम यहाँ देख रहे हैं हियर 272 नॉट इक्वल टू 0, देन प्रोसेस विल कंटिन्यू। नेक्स्ट स्टेप फिर आएगा 420 इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148। फिर हम यही स्टेप लिखेंगे जो बीच में डाले हुए हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा 272 इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। नेक्स्ट स्टेप 148 इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24। नेक्स्ट स्टेप 124 इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4। इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0, यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया 0, लिख देंगे हियर आर इक्वल टू 0, हेंस
SCF, और जो जिस नंबर का हम SCF निकालेंगे वो ब्रैकेट में डाल देंगे 4052 12576 इक्वल टू, अब जब R0 आया तो उस समय हमारा डिवाइजर क्या था, तो हमारा डिवाइजर 4 था, इसलिए SCF क्या हो गया, 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो दैट एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, यानी कोई भी ऑड इंटीजर इसी 3 टर्म में रहेगा, इसको छोड़कर किसी और टर्म में नहीं रहेगा। तो हम लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर we can write this a equal to 6q + r, where r equal to 0 1 2 3 4 5। ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, किसी भी नंबर में हम 6 से डिवाइड दे सकते हैं, तो 6 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ परसेंट आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, हो सकता है रिमाइंडर 0 ही आए, अलग चीज है। तो r इक्वल टू क्या आ सकता है, तो पहले भी बताए थे हम यूक्लिड डिवीजन लिबो में कि r का वैल्यू हमेशा डिवाइजर से कम होगा, यानी डिवाइजर हमारा 6 है तो r का वैल्यू 6 से कम कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। अब यहाँ हमको 1 2 3 4 5 6 केस आ रहा है r का, इस 6 केस यानी 6 केस में हमको 1 बाय 1 चेक करना होगा कि क्या ऑड है या इवन। हम केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट ले रहे हैं व्हेन r इक्वल टू 0। जब r इक्वल टू 0 तो a बराबर हो जाएगा 6q + r के जगह 0, यानी a इक्वल टू 6q। जब a बराबर 6q है तो a बराबर 6q + 0, a इक्वल टू 6q। अब 6q को हम लिख सकते हैं 2 × 3q। अब a इक्वल टू 2 और 3q को हम m मान लिए हैं, लिख दिए बगल में m इक्वल टू 3q, तो a का वैल्यू आया 2m। अब 2 में इसलिए हम तोड़े हैं क्योंकि हम लोग इवन और ऑड जो चेक करते हैं वह 2 के अप्रॉक्स में चेक करते हैं, जो 2 से डिविजिबल है इवन, जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड, यानी जिसमें 2 से डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर नहीं आता है वो इवन, और जिसमें रिमाइंडर आ गया वो ऑड। तो यहाँ a इक्वल टू 2m लिखने का मीन्स है कि a जो है या 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ लिखा जाएगा a इज डिविजिबल बाय 2, hence it is not an odd इंटीजर। तो यह ऑड इंटीजर नहीं होगा, यानी R0 था तो ऑड इंटीजर नहीं हुआ। केस सेकेंड, व्हेन r इक्वल टू हम 1 लेते हैं तो a इक्वल टू आ जाएगा 6q + 1, a इक्वल टू 6q को फिर हम तोड़ते हैं 2 × 3q + 1। अब इस 3q को हम m लेते हैं तो आ गया 2m + 1 के टर्म में। तो यहाँ क्लियर पता चल रहा है कि a में जब 2 से डिवाइड दिया जा रहा है तो 1 क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है ना। जब 1 रिमाइंडर आ रहा है इसका मतलब है कि इस केस में a 2 से डिविजिबल नहीं है, और a जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो दैट मीन्स यह क्या है, ऑड है। तो ये लिखा जाएगा a इज नॉट डिविजिबल टू, hence it is an odd integer, hence it is an odd integer। केस थर्ड, when r इक्वल टू 2, a इक्वल टू आ गया 6q + 2। अब इस दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में आ गया 3q + 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 2m, ठीक, जहाँ 3q + m क्या हो गया हमारा
3q + 1 हमारा m हो गया। तो फिर यहाँ पे आ गया a2m के फॉर्म में, इसका मीन्स है कि a2 से डिविजिबल है, a इज डिविजिबल बाय 2, हेंस इट इज नॉट an odd integer। नेक्स्ट स्टेप केस 4, when r = 3, तो a बराबर आ गया 6q + 3। तो हमको ऐसा नहीं करना है कि 3 कॉमन निकाल लेना है, क्योंकि हम इवन और ऑड चेक करते हैं 2 के अप्रॉक्स। तो इसको पहले हम तोड़ते हैं, a बराबर 6q और 3 को तोड़ सकते हैं 2 + 1 में। अब आ गया a, इस दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं, तो 3q + 1 और ये +1 बचा हुआ रह गया। अब इसको जब हम m ले लेते हैं तो फिर यह आ गया 2m + 1 के टर्म में, यानी ये में 2 से डिवाइड देते हैं तो अब क्या आ गया 1, रिमाइंडर आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट a इज an odd integer। नेक्स्ट स्टेप केस 5, when r = 4, तो a = आ गया 6q + 4। अब इस दोनों में हम 2 कॉमन लेते हैं, 3q + 2, तो a आ गया 2m के टर्म में। जब a 2m के टर्म में आ गया, दैट मीन्स a इज नॉट ऑड, नॉट एन ऑड इंटीजर। नेक्स्ट केस 6, when r = 5। अब r = 5 में हम चेक करेंगे कि r = 5, तो इक्वल टू लिख सकते हैं हम 6q + 5। अब यहाँ फिर 5 को हम तोड़ते हैं तो आता है 4 + 1, और इस दोनों में 2 कॉमन लेते हैं तो आता है 2 × 3q + 2 + 1। अब इसको हम m ले लेते हैं तो फिर आ गया a बराबर 2m + 1, यानी 2 से डिविजिबल नहीं है, तो a इज ऑड इंटीजर। तो हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ ऑड इंटीजर हुआ। केस 1 r0, तो नॉट ऑड आया है, a इज नॉट डिविजिबल बाय 2। केस 2 में ऑड आया है, यानी जब r1 आया तो ऑड आया। जब हम देख रहे हैं 2 में नहीं ऑड आया है, 3 में ऑड आ रहा है, 4 में ऑड नहीं आया है, 5 में ऑड आ रहा है। यानी कब कब ऑड आया, तो जब 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के टर्म में रहा। तो हम इसके बाद लिख सकते हैं, लिख देंगे हेंस every positive odd integer is in the form of 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 का 3 नंबर क्वेश्चन है, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो जो ही मैक्सिमम नंबर आ रहा है, तो मैक्सिमम नंबर का मीन्स है इस दोनों का हमको क्या निकाल लेना है, एचसीएफ निकाल लेना है। ठीक, अब एचसीएफ किस मेथड से निकालेंगे ये क्वेश्चन नंबर पर डिपेंड करेगा। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है तो सिंपली निकाल देंगे, जिस ढंग से हम निकाले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर 1 से ज्यादा 2 मार्क्स में पूछ दिया तब फिर हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा में जाना पड़ेगा। मीन्स इसका एचसीएफ डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कितना मार्क्स का आ रहा है, तो निकालना है सिंपली एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है
फिर यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, यानी हमको प्रूव करना है किसी भी स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर नंबर या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। हम इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, लेते हैं लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर we can write a equal to 3q plus r, यानी ये में हम 3 से डिवाइड दे सकते हैं, जहां a इक्वल टू क्या आएगा, तो या तो 0 या 1 या 2, ये 3 केस आएगा। अब इस तीनों केस को लेकर चलते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन r इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू आ गया 3q प्लस 0, a इक्वल टू 3q। अब हमको निकालना है स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या आ गया यहाँ, 3q का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू, अब 9q स्क्वायर को हम तोड़ के लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, और a स्क्वायर, अगर 3q स्क्वायर को हम m मान लेते हैं तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 3m, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो यहाँ a स्क्वायर किस टर्म में आ गया, 3m के टर्म में आ गया। ठीक, नेक्स्ट केस लेते हैं हम, केस सेकेंड, व्हेन r इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू आ गया 3q प्लस 1, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो a स्क्वायर होगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इस दोनों में हम देख रहे हैं 3 कॉमन आ रहा है, तो दोनों में 3 कॉमन निकालते हैं, तो 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। अब इस दोनों को हम क्या ले लेते हैं, m का टर्म ले लेते हैं, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 3m प्लस 1। नेक्स्ट केस, केस थर्ड, व्हेन r इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू आ गया 3q प्लस 2, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जा 4 3 जा 12q प्लस 2 2 जा 4। अब इसको हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q, और 4 को तोड़ देते हैं हम 3 प्लस 1 में। अब इस तीनों टर्म से 3 को कॉमन निकालते हैं, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब इस टर्म को हम ले लेते हैं हम, a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, लिख देंगे m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। हेंस क्वेश्चन डाल देंगे, एवरी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, यानी हमको प्रूव करना है कि किसी भी इंटीजर का क्यूब जो होगा यह 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के टर्म में होगा, यानी किसी भी क्यूबिक नंबर को जब हम 9 से डिवाइड देंगे तो हमेशा या तो वह 9 से डिविजिबल होगा, या रिमाइंडर 1 आएगा या 8 आएगा। ले लिए फिर लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, वी कैन राइट a इक्वल टू 3q प्लस r। फिर वही कंडीशन है, एक मिस्टेक हुआ है,
r इक्वल टू 0, 1 और 2। अब केस फर्स्ट हम ले रहे हैं व्हेन r इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू आ गया 3q प्लस 0, दैट मीन्स a इक्वल टू 3q। अब क्यूब ऑन बोथ साइड, तो aq इक्वल टू 3q का होल क्यूब, दैट मीन्स aq इक्वल टू 27q, दैट मीन्स aq इक्वल टू 9 इंटू 3q का क्यूब। अब 3q को हम m ले लेते हैं, तो aq का वैल्यू आ जाता है 9m। अब की नेक्स्ट केस में आते हैं व्हेन r इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू आ गया 3q प्लस 1, तो aq आ जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब, दैट मीन्स aq बराबर a प्लस b का होल क्यूब। किस फॉर्मूला पे टूटेगा? तो a प्लस होल क्यूब टूटे b का होल क्यूब टूटेगा aq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq के टर्म में तोड़ देते हैं, तो आ गया aq प्लस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस bq, यानी आ गया 3 3 जा 9 3 जा 27 q का होल क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27 q स्क्वायर, 3 3 जा 9 q और 1 का होल क्यूब 1। अब इस तीनों टर्म में से हम 9 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आ गया 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस m, मतलब q प्लस 1। अब फिर हम इसको m ले लेते हैं, तो आ गया a इक्वल टू 9m प्लस 1, तो 9m प्लस 1 के टर्म में आ गया। फिर नेक्स्ट केस आते हैं r इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू आ गया 3q प्लस 2, और फिर क्यूब ऑन बोथ साइड, a क्यूब बराबर आ गया 3q प्लस 2 का होल क्यूब। फिर हम इसको a प्लस b के होल क्यूब पर तोड़ रहे हैं, तो aq इक्वल टू आ गया aq प्लस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर प्लस bq, दैट मीन्स aq इक्वल टू 27q प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27 27 2 जा 54q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 9 4 जा 36q प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। फिर इस तीनों टर्म में 9 कॉमन ले लेते हैं, तो a क्यूब बराबर आ गया 9 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, तो a क्यूब किस टर्म में आ गया 9m प्लस 8 के टर्म में। फिर वही लिख देंगे, हेंस लिख के क्वेश्चन रिपीट कर देंगे कि एवरी क्यूब ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कल हम क्लास 10 का रियल नंबर के बारे में बताए थे, जिसमें एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.1 डील किए थे। आज हम उसी रियल नंबर में नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जो हम कल बताए थे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर और एवरी नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर which is unique. That means every natural number are written in a unique prime factorization form. That means हम एग्जांपल भी दिए थे कि इमेजिन 12 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है। यह यूनिक है। यूनिक का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 3 से ओनली 12 डिनोट होगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 से अदरवाइज कोई दूसरा नंबर डिनोट नहीं हो सकता है। यही फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक का। अब नेक्स्ट एक थ्योरम दिया गया है एनसीईआरटी में, वो थ्योरम मैं बता रहा हूं। थ्योरम है
let P be a prime number let P be a prime number if P divides a square, then P divides A, where A is a positive integer. पॉजिटिव इंटीजर, यानी कोई प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स वह प्राइम नंबर उस नंबर को निश्चित रूप से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। हम ले लेते हैं, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, लेट ले लिए हम, लेट ए be a positive integer. This implies that A equal to P1, P2 into P3 dot Pn, where P1, P2, P3 dot Pn are प्राइम नंबर। दैट मीन्स कोई भी नंबर अगर हम लेंगे तो उसको कुछ ना कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ ए हम एक जनरल नंबर लिए हैं और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो कुछ पता नहीं है, तो हम इमेजिन कर लिए कि P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट n कुछ हो सकता है। दैट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट Pn, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर डॉट Pn स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एक इक्वेशन से हमें आ रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर डॉट Pn स्क्वायर। इसका मीन्स है कि ए स्क्वायर, P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर डॉट Pn स्क्वायर, इस सब से ए स्क्वायर जो है डिविजिबल है। फ्रॉम क्वेश्चन दिया गया है ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी, कि ए स्क्वायर जो है यह क्या है, पी से डिविजिबल है। एक तरफ हमें कह रहा है कि ए स्क्वायर जो है P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर डॉट Pn स्क्वायर से ओनली डिविजिबल है। दूसरे तरफ कह रहा है ए स्क्वायर जो है पी स्क्वायर से मस्ट डिविजिबल है। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को लेकर चलते हैं तो इससे पता चलता है कि निश्चित रूप से पी जो है वह P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, फिर P3 स्क्वायर डॉट Pn स्क्वायर तक में से ही कोई है। दैट मीन्स हम लिखेंगे P इज वन ऑफ द P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर डॉट Pn स्क्वायर, यानी P इस समय से कोई एक टर्म है। इसका मीन्स हो गया कि P1 स्क्वायर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसमें क्या मत था, कुत्ता सब नहीं था। सॉरी क्या बता चालू कर दो। This implies that P is one of the P1, P2 dot Pn. This implies that
अब P1 P2 P3 डॉट 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 Pn में से है, और यह तो क्या है हमारा A का प्राइम फैक्टर है, दैट मीन्स P डिवाइड्स ये। एक्सरसाइज 1.2 पे आ रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्रत्येक नंबर को इसके प्राइम फैक्टर के रूप में डिनोट करना है। ये हम लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 140 जस्ट लाइक एलसीएम की तरह निकाल देते हैं। तो हम लिखेंगे 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ज्यादा हमको लिखना है तो 2 पावर के टर्म में डिनोट कर देंगे। 2 आया है 2 टाइम्स, 2 पर पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। इस ढंग से हमको शेष नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF। हमें वेरीफाई करना है LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। इस चीज को हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। इसका हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं 2 का 2। क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ है 510 एंड 92। हम दोनों का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। रात में हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं। एट फर्स्ट 510 का निकाल रहे हैं, तो 510 इक्वल टू 2 से डिवाइड इसको देते हैं। 2 2 जा 4, 4 1 5 1 1 11, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, अगेन 5 से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 3 से 17 टाइम में। तो 510 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और इसे हम पावर के टर्म में अगर लिखेंगे तो पावर के टर्म में भी आएगा 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 17 टू द पावर 1। नेक्स्ट हम 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 2 तो 46 टाइम में, 2 23 टाइम में। ठीक, तो अब 92 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23, दैट मीन्स 92 इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 23 टू द पावर 1। अब जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन क्या है, और जो कॉमन रहेगा उसका मिनिमम पावर लिखा जाएगा। जैसे हम दोनों में कॉमन देखते हैं तो 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 कॉमन है ओनली। 2 के अलावा और कोई दूसरा चीज नहीं मिल रहा है। अगर 2 कॉमन है तो यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? हम बोले पावर कम लेंगे तो पावर 1 होगा, यानी इसका एचसीएफ कितना हो गया? 2 टू द पावर 1, यानी एचसीएफ हो गया 2। और जब एलसीएम में हम आते हैं तो पहले देखते हैं कि दोनों में कॉमन कौन है। जो कॉमन रहेगा उसका मैक्सिमम पावर लिखाएगा। एचसीएफ में जो कॉमन मिलेगा उसका मिनिमम पावर लिखाएगा, एलसीएम में जो कॉमन मिलेगा उसका मैक्सिमम पावर लिखाएगा। तो दोनों में 2 मिला, इसका मैक्सिमम पावर लिखे। इसके बाद जो नहीं भी मिलेगा वो सारा भी लिखा जाएगा। 3 नहीं मिला, 5 नहीं मिला, 17 नहीं मिला, 23 नहीं मिला, ये सारा लिख दिए। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 17 1020 इंटू 23, मल्टीप्लाई करेंगे 23 2 जा 46, 23 1 जा 23। तो एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया हमको 23460। Now HCF into LCM
तो एचसीएफ है 2 और एलसीएम है 23406, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 0 तो आ जाता है 4692 ना प्रोडक्ट ऑफ नंबर नंबर है 510 इंटू 92 तो निकाल रहे हैं प्रोडक्ट 92 1 जा 92 एंड 9 92 5 जा 460 प्लस 9 469 4692 लिख देंगे। दिस इम्प्लाइड दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। जैसे हम 3 का फर्स्ट ले रहे हैं 12 15 एंड 21, तो एट फर्स्ट हमको तीनों का क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो 12 का हम निकालते हैं, तुम लोग रफ में अपना निकाल लोगे। तो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको पावर के टर्म में लिखेंगे तो 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1। नेक्स्ट 15, 3 इंटू 5 दैट मीन्स 15 इक्वल टू 3 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 1। 21, 3 into 7 that means 21 equal to 3 to the power 1 into 7 to the power 1। अब इस तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हमको मिल चुका है। ना एचसीएफ हम पहले अगर निकालते हैं तो पहले ही बता एचसीएफ में वही टर्म लेंगे जो तीनों में कॉमन हो। यहाँ 3 टर्म का ले रहे हैं, इसलिए जो नंबर जो फैक्टर तीनों में कॉमन होगा वो लेंगे और उसका मिनिमम पावर लेंगे। तो तीनों में कॉमन हम देख रहे हैं 3 आ रहा है और तीनों में ही 3 का पावर 1 ही है, तो यही हमारा क्या हो गया एचसीएफ 3 टू दी पावर 1 यानी 3। अब एलसीएम लेंगे तो जो मिला है वो प्लस जो नहीं मिला है वो सब लिख देंगे। 2 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 1, 7 टू दी पावर 1, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। तो एलसीएम हमारा हो गया 3 और एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम हो गया हमारा 420। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ, हमें एचसीएफ 2 नंबर का दिया हुआ है, किसका किसका 306 एंड 657 इक्वल टू 9। तो एलसीएम निकालना है, तो हम एलसीएम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाय एचसीएफ, दैट मीन्स 306 इंटू 657 बाय 9। इससे हम करते हैं 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, यानी 34 इंटू 657 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 34 7 जा 37 जा 210, 4 7 जा 28, 28 10, 238, 238 एंड 3, 35 4 जा 170, 170 और 23 193, 19, 34 6 जा 204, 204 and 19, 204 और 19, 223। तो आ गया 22338। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number। कि 6 पर पावर n
का यूनिट डिजिट 0 होगा या नहीं। हम ले लेते हैं लेट 6 पर पावर n इंटू विथ 0 इंटू विथ 0, दैट मीन 6 पर पावर n के लास्ट में क्या है 0 है। और हम ये भी जानते हैं जिस किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 होता है वह 10 से डिविजिबल होगा, या हम कह सकते हैं 5 से डिविजिबल होगा। मस्ट है कि वह 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट a number end with 0 must divisible by 5, where 6 to the power n equal to, हम लिखेंगे 2 into 3 whole to the power n, that means 6 to the power n equal to 2 to the power n into 3 to the power n। तो यहां से कह रहा है कि 6 पर पावर n में ओनली 2 और 3 प्राइम फैक्टर के टर्म में रहेगा, तो लिखेंगे 6 पर पावर n ओनली कंटेन्स 2 and 3 as their prime factorization। एक स्टेट में हमें बताया जा रहा है कि 6 पर पावर n 5 से मस्ट डिविजिबल होगा, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि 6 पर पावर n में ओनली 2 और 3 एज ए प्राइम फैक्टर के टर्म, प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में रहेगा। तो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे को क्या कर रहा है कंट्राडिक्ट कर रहा है। लिखेंगे बोथ स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट ईच अदर, contradict each other, hence our supposition is wrong। This implies that 6 per power n, 6 to the power n never end with 0, या 0 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 6, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। तो हम देख रहे हैं 6 का क्वेश्चन हम लिखते हैं फर्स्ट 7 into 11 into 13 plus 13, तो देख रहे हैं दोनों में कॉमन आ रहा है, तो दोनों में 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन ले लेते हैं, तो आ गया 7 into 11 प्लस 1 13 into 11 7 जा 77 प्लस 1 13 into 78, 13 और 78 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 13 into 3 into 2 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि यह नंबर जो है यह प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में डिनोट हो चुका है। जब कोई नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में डिनोट हो जाएगा दैट मीन्स वह क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, दैट मीन्स इट इज अ कंपोजिट नंबर। इसी में एक और क्वेश्चन है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 plus 1, 2 into 1 plus 5 ना, 2 into 1 plus 5। फिर देखेंगे तो 5 और 5 क्या रहा है कॉमन, निकाल लेते हैं, बचा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 plus 1, मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 6 जा 26 24 6 जा 144 1447 जा 1447 जा 1008।
ना 7 4 जा 28 and 2 14 7 जा 98 up to 100 plus 1 आ गया 5 into 1009 तो 1009 प्राइम नंबर है। तो यहाँ भी यह नंबर क्या आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में आ गया। दैट मीन्स इट इज कंपोजिट, इट इज कंपोजिट नंबर। कोई कैसे हम निकालना, चलो सेवन नंबर क्वेश्चन है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 minutes फॉर द सेम। यानी सोनिया 18 मिनट में फील्ड का एक राउंड लगाती है, जबकि रवि 12 मिनट में फील्ड का एक राउंड लगाता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again the straight line? कितना देर के बाद दोनों अगेन स्ट्रेट लाइन पर मिलेगा। तो ये जस्ट टाइप इस टाइप का क्वेश्चन है कि हम लोग पढ़ते होंगे 6-7 में बेल, कि एक बेल इतना बजे बजता है, दूसरा इतना बजे बजता है, तो कितना टाइम पर सारा बेल एक साथ बजेगा। तो उसमें हम एलसीएम निकालते थे, उसी ढंग से इसमें भी क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। तो हम 12 और 18 का एलसीएम निकाल देंगे जो 36 होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा है 1.3, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। ले लेते हैं हम लेट, प्रूव करना है √5 इज इरेशनल नंबर। हम ले लेते हैं √5 इज रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। बाय डिफाइन हम जानते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को हम p/q के टर्म में लिख सकते हैं। तो उसी तरह से √5 इक्वल टू भी क्या होगा, p/q होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो आ गया √5 का होल स्क्वायर इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। दैट मीन्स 5 इक्वल टू p²/q²। दैट मीन्स 5q² इक्वल टू p²। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब यहाँ है 5q² इक्वल टू p²। तो इसका मीनिंग है कि p² 5 से डिविजिबल है। p² क्या हो गया, 5 से डिविजिबल हो गया। तो यहाँ लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट p² इज डिविजिबल बाय 5 एंड 5 इज अ प्राइम नंबर। तो इससे पहले हम थ्योरम प्रूव किए थे, जिसमें बताया गया था कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और p से अगर a² डिविजिबल हो रहा है तो p से a भी डिविजिबल होगा। उसी तरह 5 प्राइम नंबर है और इस प्राइम नंबर से p का स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है, तो फिक्स है कि 5 से p भी डिविजिबल होगा। दिस इंप्लाइज दैट p इज डिविजिबल बाय 5। अब p 5 से डिविजिबल होगा तो हम लिख सकते हैं p इक्वल टू 5 इंटू कुछ, 5 इंटू समथिंग। तो p इक्वल टू हम ले लिए 5 के। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हम इक्वेशन सेकेंड से p का वैल्यू फर्स्ट में पुट करते हैं। लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम सेकेंड इन फर्स्ट। तो हम डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 5q² इक्वल टू p के जगह p का वैल्यू क्या डालेंगे, 5k का होल स्क्वायर। दैट मीन्स 5q² इक्वल टू 25k²। q² इक्वल टू 25k² बाय 5
हमको आ गया क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। फिर आ गया क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। इसका मीन्स है क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। दिस इंप्लाइज दैट क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो क्यू भी डिविजिबल बाय 5 होगा। अब यहाँ हमको दो कंडीशन है, एक कंडीशन में कह रहा है P इज डिविजिबल बाय 5 और दूसरा कह रहा है Q इज डिविजिबल बाय 5। इसका मीन्स है P और Q दोनों ही 5 से डिविजिबल है। दैट मीन्स 5 इज कॉमन डिवाइजर ऑफ P एंड Q। दैट मीन्स 5 इज कॉमन डिवाइजर ऑफ P एंड Q। बट अगर हम बाय डिफाइंड रेशनल नंबर जाए तो रेशनल नंबर डिफाइन में होता है P और Q का ओनली कॉमन डिवाइजर जो होगा वह 1 होगा, यानी नो एनी अदर देन 1 इज कॉमन डिवाइजर ऑफ P एंड Q इन ए रेशनल नंबर। वी नो दैट नो एनी अदर देन 1 is common divisor of P and Q in a rational number। तो यहां भी दोनों स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट कर रहा है। एक स्टेटमेंट कह रहा है कि 5 P और Q का कॉमन डिवाइजर है और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है P और Q का 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन डिवाइजर ही नहीं होगा, यानी दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे का कंट्राडिक्ट कर रहा है। लिखेंगे बोथ स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट ईच अदर। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारा सपोजिशन अगर रॉन्ग है तो हम माने थे √5 रेशनल है, तो हमारा यह रॉन्ग हो गया। दैट मीन्स √5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर, यानी 3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। इसमें भी वही कंट्राडिक्शन मेथड चलेगा। लेट 3 + 2 √5 इज अ रेशनल। अगर यह रेशनल है तो 3 + 2 √5 इक्वल टू P/Q। दैट मीन्स 2 √5 इक्वल टू P/Q - 3। अब यहां हम लिखते हैं डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल इज ऑलवेज ए रेशनल। दैट मीन्स P/Q - 3 इज अ रेशनल, यानी P/Q - 3 क्या होगा? रेशनल होगा। तो नेक्स्ट में ले लेते हैं 2 √5 इक्वल टू कुछ ले लेते हैं A/B ले लिए, वेयर A/B इक्वल टू P/Q - 3। अब यहाँ √5 क्या आएगा? तो √5 आएगा A/B मल्टीप्लाई, इधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। नेक्स्ट हम ये भी जानते हैं कोसेंट ऑफ 2 रेशनल, अदर देन 0 इज ऑलवेज ए रेशनल। That means
a by b divided 2 is rational। अब फिर हम इसको कुछ मान लेते हैं, यानी √5 इक्वल टू कुछ ना कुछ तो आएगा। मान लिए a by b आ गया। We know that quotient of two rational numbers other than 0 is always a rational number। यानी दो नंबर का क्वोशिएंट हमेशा, दो रेशनल का क्वोशिएंट हमेशा रेशनल होगा अगर उसका मतलब डिवाइजर 0 नहीं हो तो। a by b डिवाइडेड 2 भी क्या हो जाएगा हमारा, रेशनल हो जाएगा। हम मान लिए कुछ उसको a by b मान लिए, तब यहाँ जो हमारा √5 इक्वल टू a by b आ रहा है, इसमें a by b हमारा हो गया रेशनल टर्म, जबकि √5 हमारा क्या है, इरेशनल टर्म है। लिखेंगे a by b इज अ रेशनल नंबर where √5 इज इरेशनल। तो एक रेशनल है और एक इरेशनल है, यहां भी दोनों ही एक दूसरे का क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। इट इज नेवर पॉसिबल, यह कभी पॉसिबल नहीं है कि रेशनल और इरेशनल का वैल्यू इक्वल होगा। इसका मीन्स हमारा क्या है, सपोजिशन रॉन्ग है। दैट मीन्स 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर।